संविधान बचाओ समावेश रैली का जगह थी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खूब गरजे। उन्होंने विशेष पुनरीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में वोटों की चोरी करने की तैयारी चल रही है। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में चुनाव की चोरी करने की साजिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए। कोई नहीं जानता कि ये मतदाता कौन थे और वे कहां से आए थे। हमने चुनाव आयोग से कई बार कहा कि हमें मतदाता सूची और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराएं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें यह उपलब्ध नहीं कराया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं से कहा है कि हम चुनाव आयोग और बीजेपी को बिहार चुनाव की चोरी नहीं करने देंगे। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे के करीब देश भर के 47 शहरों में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे के करीब जुड़ेंगे और वो युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 9 नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये नियुक्तियां केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के तहत हो रही है। अब तक इस तरह के रोजगार मेले के तहत 10 लाख नियुक्ति पत्र युवाओं के बीच में सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र पिछले 1 साल में बांटा जा चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अवैध धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा से एटीएस की पूछताछ का आज दूसरा दिन है। एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार झांगुर बाबा के खातों में विदेशों से करीब 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। एटीएस की रिमांड में आने के बाद झांगुर बाबा से पूछताछ का सिलसिला जारी है। एटीएस झांगुर बाबा के इस पूरे गिरोह के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार झांगुर बाबा के कुल 6 बैंक खाते हैं और उसकी सबसे विश्वास पात्र नीतू से नसरीन बनी इस महिला के भी 8 बैंक खातों का पता चला है। जानकारी ये भी मिली है कि बीते 3 सालों में इनके खातों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। हालांकि पुष्टि अभी तक 200 करोड़ रुपए की ही हो सकी है। पता ये भी चला है कि 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंकों के माध्यम से हुआ है। झांगुर बाबा नेपाल के बैंक खातों में पैसा मंगाता था। विदेशी फंडिंग के लिए भी काठमांडू समेत नेपाल के दूसरे इलाकों के करीब 100 बैंक खाते यहाँ पर खुलवाए गए थे और उनमें धन परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे जाते थे। विदेशी फंडिंग के मामले में झांगुर बाबा की जांच अब ईडी ने भी शुरू कर दी है। इधर एटीएस भी झांगुर बाबा के गिरोह के दूसरे सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और सारी जानकारी ईडी के साथ साझा कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में नीतीश सरकार महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी सौगात की घोषणा नीतीश सरकार के तरफ से की जा रही है। सबसे पहले नीतीश सरकार ने कहा कि वृद्धा पेंशन के तौर पर और विधवा राशि के तौर पर जो पहले 400 रुपया दिया जाता था, अब 1100 रुपया दिया जाएगा। और अब सरकार ने फैसला लिया है कि महिलाओं के लिए पूरे राज्य भर में 100 से ज्यादा पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। आपको याद होगा, इसके पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए पूरे राज्य भर में पिंक बस की सुविधा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस बस पर कंडक्टर और ड्राइवर भी महिलाएं ही होंगी। यह बस की शुरुआत पूरे राज्य में हो चुकी है और अब 100 से ज्यादा पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ पुलिस के पास एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अमन अरोड़ा और दूसरे लोगों ने जो उनका एक वीडियो था उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिसके चलते चंडीगढ़ पुलिस इनके खिलाफ मामला दर्ज करे। दरअसल मामला 25
20 जो जुलाई का है, जिस दिन प्रताप सिंह बाजवा ने एक वीडियो गनीव कौर मजीठिया के संबंध में ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उनका कहना था कि गनीव कौर मजीठिया के घर के ऊपर जिस तरह से छापेमारी की गई, तो उसको लेके उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। और वहीं पर प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि उनका जो असल वीडियो था उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी छवि को प्रदेश भर में और देश में धूमल करने का प्रयास भी किया गया। और इसी के साथ ही प्रताप सिंह बाजवा ने ये कंप्लेंट दी है। लेकिन वहीं पर प्रताप सिंह बाजवा ने साफ कर दिया है कि यदि चंडीगढ़ पुलिस उनकी कंप्लेंट का कुछ नहीं करेगी तो आने वाले समय में वो इसको लेके कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल, इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान में 11वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली एक किताब को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस किताब को इस साल के शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम से पूरी तरह हटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल आजाद भारत का स्वर्णिम इतिहास नाम की यह किताब 11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसमें आजादी के बाद भारत में सरकारों की योगदान और भूमिका को लेकर तमाम तरह के पाठ हैं। इसके पहले पन्ने पर नेहरू जी और इंदिरा गांधी के साथ राजीव गांधी की तस्वीरें भी है। कांग्रेस के 15 से भी ज़्यादा नेताओं के नाम और उनके योगदान के बारे में इसे पढ़ाया जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि इसमें न तो जनसंघ के बारे में कोई बताया गया है, न ही मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज और विकास योजनाओं के बारे में कोई जानकारी बच्चों को दी जा रही है। ऐसे में वे नहीं चाहेंगे कि आधे अधूरे पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग की ओर से अब उनकी सरकार में पढ़ाया जाए। और यही कारण है कि करीब 2.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत से इन किताबों का प्रकाशन किया जा चुका है। 5 लाख किताबें छप चुकी है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ये सभी किताबें रद्दी हो जाएगी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। भारत के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग हुई है और इस घटना के बाद पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। इस फायरिंग की वारदात के बाद कपिल शर्मा हो या फिर उनका परिवार या फिर उनकी टीम, सभी के सभी लोग सदमे में हैं। और इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा एक सबसे बड़ा सवाल जो है बन चुका है। इस फायरिंग की वारदात के बाद मुंबई पुलिस जो है सतर्क हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने जो कपिल शर्मा का घर अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में स्थित है, वहां पर उनके घर के सुरक्षा का मुआयना जो है वो किया है। इस वक्त हम लोखंडवाला स्थित DLH एनक्लेव इमारत के ठीक बाहर मौजूद है। इसी इमारत में जो है कपिल शर्मा 9वें फ्लोर पर पूरे अपने परिवार के साथ रहते हैं। और कपिल शर्मा का जो शूट होता है वो उनका जो सेट है वो मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में स्थित है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई की ओशिवारा पुलिस स्टेशन से जो है 3 से 4 अधिकारी कपिल शर्मा के घर पर पहुंचे थे और उनके घर की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का मुआयना किया गया है, मूल्यांकन किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सभी जिलों का कैसे विकास किया जाए इस पे भी चर्चा कर रही है। यानी इंडस्ट्री विकास कैसे हो, शॉपिंग मॉल कैसे लगाया जाए। उन्होंने साफ तौर पे बिजनेसमैन और बिल्डरों को खुला ऑफर किया कि 23 जिलों में सभी जगह शॉपिंग मॉल बनाया जाए। राज्य सरकार उन्हें महज 1 रुपए में जमीन उपलब्ध कराएगी। यहाँ पे जिस तरह से 6 और 8 तल्ले तक यहाँ बना सकते हैं मॉल को, और फर्स्ट फ्लोर जिस तरह से 2 तल्ले यानी राज्य सरकार को दिया जाएगा। जहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे कुटीर उद्योग महिलाओं के यहाँ पे उनके काम के लिए सरकार उस पर विकास करेगी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बड़ी पहल की है और राज्य सरकार 1 रुपए में जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। जहां 23 जिलों में सभी जगहों पे शॉपिंग मॉल बनाने की भी रणनीति शुरू हो चुकी है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश से मची है तबाही। भारतीय सेना ने संभाला है मोर्चा। जी आपको बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत मोर्चा संभाल लिया है। नागालैंड, असम और मणिपुर में सेना के राहत दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और जरूरतमंदों को भोजन, दवाई और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और शहरी बाढ़ के हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान शुरू कर दिया है।
इस अभियान का नेतृत्व मुख्यालय इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स कर रहे हैं और इसे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अंजाम दिया जा रहा है। नागालैंड, असम और मणिपुर जैसे राज्यों में सेना ने न केवल प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बल्कि राहत सामग्री, खाद्य पैकेट और दवाइयों की भी बड़ी खेप जरूरतमंदों तक पहुंचाई है। सेना के इस त्वरित और समर्पित प्रयास से हजारों लोगों की जान बचाने में मदद की है। आपको बता दें कि सेना की एक और टुकड़ी जो है ईस्टर्न राज्यों में यानी पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में आज शाम तक पहुंच जाएगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है बम बम बोले के जयघोषों के साथ। श्रद्धालु पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं जो देश के कोने कोने से आए। और तस्वीरों में आप देखिए कि हर एक श्रद्धालु के चेहरे पर आपको खुशी दिखेगी। खुशी इस बात को लेकर है कि बाबा बर्फानी ने इन श्रद्धालुओं को अपने दर पर बुलाया है। ये आप देखिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं जम्मू में, हर एक श्रद्धालु बेहद ज्यादा खुश है। आपको बता दें अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं और बेहद ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है वो लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं और यहाँ से श्रद्धालु जो है अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, जम्मू पहुंच रहे हैं। यहाँ से श्रद्धालु जो है भारी सुरक्षा के बीच जो है जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शनों को, बालटाल पहलगाम जाएंगे और वहां से जो है अपनी यात्रा पूरी करेंगे। और आपको बता दें कि श्रद्धालु जितने भी पहुंच रहे हैं हर एक श्रद्धालु बेहद ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मीरा रोड से शुरू हुआ ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक व्यापारी को मनसे कार्यकर्ताओं ने इसलिए मारा पीटा था कि उसको मराठी नहीं आती थी। खास बात यह है कि उसके दुकान के सामने ही अब एमएनएस अपना दफ्तर खोलने जा रही है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे खुद 18 जुलाई को मीरा रोड जाने वाले हैं और जहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं नेताओं ने मोर्चा निकाला था वहीं पर वो मनसे के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर इस पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर मीरा भाईंदर के कमिश्नर की बदली भी हो चुकी है। इसके बावजूद इस मामले पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। लाल बालू के खेल में बिहार में एक बार फिर धरती खून से लाल हुई है। पटना से सटे रनिया तालाब इलाके में कल देर रात एक बार फिर बालू माफिया रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब रमाकांत यादव अपने घर के बाहर ही बागीचे में टहल रहे थे। इसी दौरान एक अपराधी आते हैं और उन्हें गोलियों से छलनी कर वापस भाग जाता है। इस पूरी वारदात के बाद एक बार फिर जहां गांव में दहशत है, वहीं बालू माफियाओं में वर्चस्व की जंग भी एक बार तेज हो गई है। इस पूरे इलाके में हजारों करोड़ का अवैध बालू का खनन होता है और उसके बाद उसकी बिक्री होती है। लेकिन इस पूरे माम सिंडिकेट को चलाने वाले रमाकांत यादव की हत्या के बाद अब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बालू माफिया यहाँ पर एक बार फिर खूनी वर्चस्व की लड़ाई को और तेज करने की मुहिम में जुट गए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।